वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, हमने इसके पहले लेक्चर में हाउ टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये देखा था। तो एक है टी हाफ का और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन। अगर हमें ध्यान में आता है तो उसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक फार्मूला भी देखा है, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 होल टू द पावर क्या है, 1 माइनस n है, बराबर है। तो ये फार्मूला यूज करके भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। दूसरा हमने ऑर्डर डिटरमाइन करने का जो तरीका देखा है वो देखा है आइसोलेशन मेथड का। आइसोलेशन मेथड में सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, रेट कौन से रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, कौन से रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है वो देख लेते हैं। और फिर वो देखने के बाद किसी एक रिएक्टेंट को सिलेक्ट करते हैं और बाकी सारे रिएक्टेंट को लार्ज एक्सेस में लेते हैं। इसकी वजह से हमें सूडो ऑर्डर रिएक्शन मिल जाएगी। अब की बार जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंडेंट होगा, उस सिलेक्टेड रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर। बाकी तो हमने सारे लार्ज एक्सेस में लिए थे, बाकी सबका कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहेगा विद टाइम, इसलिए उनके ऊपर अब रेट डिपेंडेंट नहीं रहेगा। जिसको हमने सिलेक्ट किया था उसी के ऊपर रेट क्या रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा। तो हमें जो रिएक्शन थी n मोल्स ऑफ A प्लस x मोल्स ऑफ B प्लस z मोल्स ऑफ C गिव्स अ प्रोडक्ट। तो हमने रेट किस किस पर डिपेंडेंट है वो देखा और हमें पता चला कि रेट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C। तो सिर्फ रेट इन दोनों पर डिपेंड पाया गया, B के ऊपर रेट डिपेंडेंट नहीं पाएगा। अब ये जो पावर्स हैं ये इनकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इनकी वैल्यू ढूंढना ही हमारा मकसद है और इनकी वैल्यू हमने ढूंढी थी आइसोलेशन मेथड से। तो किस किस पर रेट डिपेंडेंट है हमने ढूंढ लिया, A एंड C पे। अब मैं A को सिलेक्ट करूंगा और C को लार्ज एक्सेस में लूंगा तो C का कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहेगा और फिर K डैश कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड K इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा बच्चों। तो ऐसा समझो हमारा रेट लॉ था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C। अब ये कांस्टेंट है और C भी प्रैक्टिकली कांस्टेंट रह रहा है क्योंकि उसको हमने लार्ज एक्सेस में लिया। तो R का फार्मूला क्या आएगा, R इज इक्वल टू K डैश इंटू A टू द पावर A। अब रेट लॉ में सिर्फ वही रिएक्टेंट दिखाई देगा जिसको हमने सिलेक्ट किया था, बाकी कोई भी रिएक्टेंट देखने को नहीं मिलेगा। पहले ऑर्डर A प्लस C थी, अब ऑर्डर सिर्फ A है, हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर रिएक्शन बन गई। मतलब ये जो भी रिएक्शन बन गई अब सूडो ऑर्डर बन गई। अब हमें A निकालना है तो हम क्या करेंगे, जब मैं A का कॉन्सेंट्रेशन डबल करता हूं तो रेट कितने गुना बढ़ गया वो देखता हूं, रेट इंक्रीजेस बाय 8 टाइम्स। तो A का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट 8 गुना बढ़ता है, मतलब A की पावर जरूर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। A का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट अगर डबल हुआ तो A की पावर जरूर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। A का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट अगर 4 गुना बढ़ता है तो हम कहेंगे A की पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, बराबर है। इस तरह से थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को हम मैच करके हर एक रिएक्टेंट की पावर निकालेंगे, हमें इंडिविजुअल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट मिलेगा। अब A को सिलेक्ट किया तो A की पावर मिलेगी, फिर C को सिलेक्ट करेंगे तो C की भी पावर मिलेंगी और फिर 1 बाय 1 हम ईच एंड एवरी रिएक्टेंट के लिए पावर्स निकालते जाएंगे और फाइनली उन सारे पावर्स की सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो ये था मेथड ऑफ आइसोलेशन मेथड था। आइसोलेशन मेथड में हम उन्हीं रिएक्शन की ऑर्डर निकाल सकते हैं जिनकी ऑर्डर क्या है, होल नंबर हो। जनरली हमें स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट करना, क्यूब रूट करना आता है, आसानी से आता है। तो जब पावर होल नंबर रहेगी 1 2 3 4 5 तो हमें फिफ्थ रूट भी आएगा, फिफ्थ पावर भी आएगी कैलकुलेट करते, फोर्थ रूट भी आएगा, फोर्थ पावर भी कैलकुलेट करते आएगी। तो ये आइसोलेशन मेथड का यूज हम तब ज्यादा करेंगे जब ऑर्डर क्या होगी, इंटीग्रल वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू होगी, पूर्णांक संख्या असेल तेव्हा आपण आइसोलेशन मेथडचा यूज करू शकतो। लेकिन जब पावर फ्रॅक्शनल रहेगी 0.25 0.35 0.65 तो आइसोलेशन मेथड ज़्यादा कुछ हमें साथ नहीं देगी, क्योंकि जब पावर फ्रैक्शनल होगी तो उसके लिए हमारा मैथ्स भी उतना अच्छा चाहिए। मैथ्स जिस बच्चे का अच्छा है तो उसको फिर ये कैलकुलेशन आएंगे, लेकिन जिसका मैथ्स वीक है उसको फिर 0.35 पावर x टू द पावर 0.35, x टू द पावर 0.25, x टू द पावर 3/5 ऐसी वैल्यूज निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बराबर है। तो आइसोलेशन मेथड का इस्तेमाल हम करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन तब करते हैं जब ऑर्डर क्या हो, इंटीग्रल वैल्यू हो।
लेकिन बहुत सारे रिएक्शन हमें ऐसे भी दिखाई दी कि जिनमें ऑर्डर क्या थी, फ्रैक्शनल थी। और फ्रैक्शनल ऑर्डर के वक्त ये फिर आइसोलेशन मेथड का यूज करना मैथमेटिकली हमारे लिए क्या हो रहा था, डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए। इसलिए जिस रिएक्शन में ऑर्डर फ्रैक्शनल होने की आशंका है, ऐसे रिएक्शन के लिए हम आइसोलेशन मेथड यूज नहीं करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक दूसरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, वो है मेथड ऑफ इनिशियल रेट्स। एक्चुअली मेथड जो है एप्लीकेशन ऑफ आइसोलेशन मेथड ही है। आइसोलेशन मेथड का सिर्फ हमने यूज किया है, इसमें अलग ढंग से आइसोलेशन मेथड को यूज किया है और ऑर्डर निकाली है। तो तीसरी मेथड हम देखने जा रहे हैं ऑर्डर डिटरमाइन करने की, और उसका नाम है मेथड ऑफ इनिशियल रेट्स। समझो हमारे पास एक रिएक्शन है, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी प्लस सी मोल्स ऑफ सी एंड गिव्स अ प्रोडक्ट। कोई तो भी इमेजिनरी रिएक्शन है, ऐसा समझो। अब इसमें ए का स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल है, बी का स्मॉल बी है, सी का स्मॉल सी है। तो स्मॉल ए बी सी आर द स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड कैपिटल ए बी सी आर द रिएक्टेंट्स। डू यू गॉट इट? देखिए अब मेथड ऑफ इनिशियल रेट में भी हमें आइसोलेशन मेथड का ही यूज करना पड़ता है। अब सबसे पहले हम देख लेंगे कि इन तीनों रिएक्टेंट में से किस रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंडेंट है, और वो कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिकली। पहले हम तीनों का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, 1 मोल 1 मोल 1 मोल, और रेट डिटरमाइन करेंगे। फिर बी और सी का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल 1 मोल ही रखेंगे, ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे। ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने के बाद अगर रेट बदलता है, मतलब रेट डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ए का कॉन्सेंट्रेशन बदलने के बाद रेट नहीं बदलता, मतलब रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। फिर हम ए और सी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखेंगे और बी का कॉन्सेंट्रेशन बदल के देखेंगे। बी का कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट बदला, मतलब रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, अदरवाइज नॉट। ठीक उसी तरह से हम सी के लिए भी करेंगे। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर करके हमने पता ये लगाया है कि रेट किस किस पर डिपेंडेंट है। तो समझो, इमेजिन करो कि रेट इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। लेकिन अभी भी हमें इनकी पावर का पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए की पावर कुछ तो भी एक्स लिख लेंगे और बी की पावर कुछ तो भी वाई लिख देंगे। अब हमें सिर्फ इतना पता चला है कि रेट किस किस के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है, ए के और बी के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है, पता चला। लेकिन अभी तक हमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिली है। अब एक्स एंड वाई की वैल्यू अगर फ्रैक्शनल है तो आइसोलेशन मेथड का यूज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पार्ट आएगा उसमें। इसलिए हम आइसोलेशन मेथड को वहां पे काट मार देंगे, यहां पे मेथड ऑफ इनिशियल रेट का यूज करेंगे। अब मेथड ऑफ इनिशियल रेट है क्या बच्चों, तो यहां पे सबसे पहले रिएक्शन में रेट किस किस पर डिपेंडेंट है वो फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट कर दिया, ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंडेंट है, पर रेट लॉ हमने टेंटेटिव लिख दिया। अभी भी पावर्स अननोन है हमारे लिए, अभी भी कंप्लीट नहीं बना हुआ है। एक्स और वाई की वैल्यू मालूम जब होगी तब हमारा रेट लॉ क्या बनेगा, परफेक्ट बनेगा, पूरा बनेगा, कंप्लीट बनेगा। अब हमें एक्स और वाई ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे। अब एक्स और वाई की वैल्यू अगर फ्रैक्शनल है तो आइसोलेशन मेथड हम यूज नहीं करेंगे, वहां पे यूज करेंगे मेथड ऑफ इनिशियल रेट। इसमें क्या करना पड़ेगा, तो हम किसी एक रिएक्टेंट को सिलेक्ट करेंगे और बाकी बचे हुए सारे रिएक्टेंट्स को क्या करेंगे, लार्ज एक्सेस में लेंगे। अदर्स आर टेकन इन लार्ज एक्सेस, मतलब उनका कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे दो ही रिएक्टेंट है, मैंने ए को सिलेक्ट किया और बी को लार्ज एक्सेस में लिया। जैसे मैं बी को लार्ज एक्सेस में लूंगा तो आपको पता है जो भी रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में लिया जाता है उसका कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर बी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के और कांस्टेंट बी, इन दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट क्या आएगा, कुछ तो भी नया प्रोडक्ट आएगा, और इसलिए रेट लॉ ही बदल जाएगा। रेट कांस्टेंट बदल गया, के से के डैश। अब रिएक्शन सूडो ऑर्डर की बन गई। पहले ऑर्डर एक्स प्लस वाई थी, अब ऑर्डर सिर्फ एक्स है। हायर ऑर्डर रिएक्शन को हमने हालात बदल के लोअर ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे वक्त उस रिएक्शन को बोला जाता है सूडो ऑर्डर रिएक्शन। हो चुका है हमारा ये। तो हमने ए को सिलेक्ट किया और बाकी सारे बचे हुए रिएक्टेंट को लार्ज एक्सेस में लिया ताकि रिएक्शन सूडो ऑर्डर बन जाए। अब रेट सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंडेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पर, बराबर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पर डिपेंडेंट है। अब x की वैल्यू फ्रैक्शनल है तो आइसोलेशन मेथड से निकलेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो अब हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। सेम रिएक्शन को अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए
लेकर कैलकुलेट करेंगे, कैरी आउट करेंगे। अब मेथड ऑफ इनिशियल रेट में क्या किया जाता है, तो हमने सूडो ऑर्डर रिएक्शन हासिल कर दी। इस रिएक्शन से आइसोलेशन मेथड का ही फंडा यहां पे यूज किया गया। अब हम यहां पे क्या करेंगे, तो डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लेके रिएक्शन कैरी आउट करेंगे और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के लिए रेट कितना था वो फाइंड आउट करेंगे। मतलब हम A1 के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जब A1 था तो रेट मेजर करेंगे R1, जब कॉन्सेंट्रेशन ए का A2 लेंगे तब रेट कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A3 लेकर देखेंगे रेट कितना है R3। रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पर डिपेंडेंट है तो ए का कॉन्सेंट्रेशन जब जब बदलेगा तब रेट भी बदलेगा। तो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज A1 देन रेट इज फाउंड टू बी R1, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज A2 देन रेट इज फाउंड टू बी R2, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज A3 देन रेट इज फाउंड टू बी R3। तो ऐसा हम 3-4 रीडिंग्स ले लेंगे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस के लिए, हमने डिफरेंट रेट्स मेजर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे लॉग ऑफ R वर्सेस लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ रेट वर्सेस लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को प्लॉट करेंगे। अब अगर एक ग्राफ हमें प्लॉट करना है बच्चों, तो एक ग्राफ प्लॉट करना है तो इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना होगा। तो हमें R इज इक्वल टू K डैश इंटू A टू द पावर X दिया गया है। हम लॉग दोनों तरफ का लेंगे तो लॉग ऑफ R इज इक्वल टू लॉग ऑफ K डैश प्लस लॉग ऑफ A टू द पावर X, ऐसा मिलेगा, बराबर है। तो लॉग ऑफ R को मैं कैसे लिखूंगा, X लॉग ऑफ A लिखूंगा प्लस लॉग ऑफ K डैश लिखूंगा, तो ये X नीचे उतर जाएगा, X लॉग ऑफ A, बराबर है। तो हम डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस के लिए डिफरेंट रेट मेजर करेंगे और फिर लॉग ऑफ R को लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे। तो R इज इक्वल टू K डैश इंटू A टू द पावर X है। अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, इसलिए मैंने दोनों तरफ का क्या कर दिया, लॉग ले लिया। तो लॉग ऑफ R इज इक्वल टू लॉग ऑफ K डैश प्लस लॉग ऑफ A टू द पावर X। अब मैं इसको रीअरेंज करता हूं, तो लॉग ऑफ R इज इक्वल टू लॉग ऑफ A टू द पावर X को हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, X लॉग ऑफ A। तो हमें ये फार्मूला मालूम है, लॉग ऑफ A टू द पावर B को हम कैसे लिखते हैं, B लॉग ऑफ A। सेम वही फार्मूला मैंने यूज किया, X लॉग ऑफ A लिखा इसके जगह पे और लॉग ऑफ K डैश जैसा है वैसा ही। अब ये आ गया हमारा y एक्सिस पर प्लॉट किया जाने वाला वेरिएबल, तो इसको हम कहेंगे y वेरिएबल। लॉग ऑफ A x एक्सिस पे प्लॉट किए जाने वाला वेरिएबल है, तो यह है x वेरिएबल की वैल्यू। तो ये इक्वेशन जो है वो किसके जैसा दिखाई देता है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो जब मैं log ऑफ r को log ऑफ a के अगेंस्ट प्लॉट करता हूं तो मुझे ग्राफ मिलता है y इक्वल टू mx प्लस c, इस फॉर्मेट वाला। log ऑफ r y एक्सिस पे प्लॉट किया तो log ऑफ r की वैल्यू जो है वो किसकी वैल्यू होगी, y वेरिएबल की। log ऑफ a हमने x एक्सिस पे प्लॉट किया तो ये किसकी वैल्यू होगी, x वेरिएबल की। x किसके साथ मैच होगा, m के साथ, और log ऑफ k डैश किसके साथ मैच होगा, c के साथ। तो हमें इस पर से पता चलता है कि जब मैं log ऑफ r वर्सेस log ऑफ a प्लॉट करूंगा तो मुझे ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, बराबर है। तो नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन हमें ये ग्राफ मिलेगा विथ स्लोप इक्वल टू m, बराबर है, विथ स्लोप इक्वल टू m। अब एक ग्राफ का नेचर कैसे होगा, तो इस ग्राफ को देखो बच्चों, हम यहां पे प्लॉट करते हैं, जरा सा इधर देख लीजिएगा। अब हम log ऑफ r को प्लॉट कर रहे हैं y एक्सिस पे एंड log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a को प्लॉट कर रहे हैं x एक्सिस पे। अब क्या होगा, देखिए जैसे जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू बढ़ेगी समय के साथ AT की वैल्यू कम होगी बच्चों, बचे हुए कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कम होगी, लेकिन हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं। ये सब क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है। पहली दफा मैंने रिएक्शन की A1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेके छोड़ दिया उस रिएक्शन को, दूसरी बार वही रिएक्शन की बाय टेकिंग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A2, छोड़ दिया उस रिएक्शन को, तीसरी बार वही रिएक्शन की बाय टेकिंग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A3, बराबर है। तो ये सारे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस की वैल्यू है। तो जब जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा बच्चों तो उसका लॉग भी बढ़ेगा, तो ये प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, तो ये सम भी बढ़ेगी, तो लॉग ऑफ r की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, बराबर है।
तो जैसे जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो उसका लॉग भी बढ़ेगा, तो ये प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, तो ये सम भी बढ़ती जाएगी। मतलब जैसे जैसे लॉग ऑफ ए बढ़ते जा रहा है बच्चों, वैसे वैसे लॉग ऑफ आर की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। अब ग्राफ का जो हमने नेचर देखा है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट में है, तो उस पर से हमें पता चला कि रिएक्शन का ये जो ग्राफ है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ स्लोप m, एंड यहां पे एक और लिखना चाहिए था मैंने, एंड y इंटरसेप्ट इक्वल टू लॉग ऑफ k डैश, बराबर है। मतलब हमें क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ पॉजिटिव स्लोप, बराबर है, और लॉग ऑफ ए के साथ लॉग ऑफ आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये जो आपका डिस्टेंस है ओरिजिन से लेकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, ये वैल्यू किसकी होगी, लॉग ऑफ के डैश की होगी, बराबर है। तो ये वैल्यू किसकी है, लॉग ऑफ के डैश की, और इसे हम क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ पॉजिटिव स्लोप मिला है, इसका जो स्लोप आएगा बच्चों tan थीटा, मतलब स्लोप यानी m और m यानी क्या है x, तो tan थीटा की वैल्यू मिल गई, मतलब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू मिल गई तो जो भी आएगी x की वैल्यू, फ्रैक्शनल हो या इंटीग्रल हो, वो क्या है, a की पावर है, तो ये हमें क्या मिलेगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a, बराबर है। विथ रिस्पेक्ट टू क्या मिलेगा, हमें ए मिलेगा, समझ में। तो जब मैं लॉग ऑफ आर वर्सेस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्लॉट करूंगा तो मुझे स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन मिलेगा, जिसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, लॉग ऑफ के डैश के इतना होगा, और उस ग्राफ का जो भी स्लोप है tan थीटा यानी स्लोप यानी m, और m की वैल्यू कितनी आती है, x आती है, और x यानी क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट है, बराबर है। तो इस तरह से जो भी ग्राफ मिलेगा हमें, उस ग्राफ का हम स्लोप निकालेंगे, और स्लोप जो भी आएगा दैट विल बी डायरेक्टली गिव्स अस द वैल्यू ऑफ पावर ऑफ दैट रिएक्टेंट, चाहे वो फिर इंटीग्रल हो वैल्यू हो या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू हो। tan थीटा हमेशा इंटीग्रल ही आएगा ऐसा नहीं है, कुछ वैल्यू के थीटा के वैल्यू के लिए tan थीटा की वैल्यू फ्रैक्शनल भी आती है। अब सेम थिंग हम करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को सिलेक्ट करेंगे एंड अदर्स आर टेकन इन लार्ज एक्सेस, दैट्स व्हाई रिएक्शन बिकम्स सूडो ऑर्डर एंड नाउ रेट बिकम्स dependent on the concentration of B only. अब R is equal to K dash into B to the power Y मिला है, concentration की पावर क्या है, Y है अब यहाँ पे, तो R is equal to K dash into B to the power Y। अगेन हम क्या करेंगे, B1 के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन B1 के लिए रेट मेजर करेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन B2 के लिए रेट मेजर करेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन B3 के लिए रेट मेजर करेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन B4 के लिए, B5 के लिए भी रेट मेजर करेंगे, एंड फिर हम लॉग ऑफ आर को लॉग ऑफ बी के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे। तो आर इज इक्वल टू क्या है बच्चों, के डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर क्या है, वाई है। अगेन हम दोनों तरफ का लॉग लेंगे, लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू लॉग ऑफ के डैश प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर क्या मिलेगा, वाई मिलेगा, बराबर है। इसे रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू वाई लॉग ऑफ बी, अगेन वही फॉर्मूला, लॉग ऑफ ए टू द पावर बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी लॉग ऑफ ए लिख सकते हैं, लॉग ऑफ के डैश। अब हम log ऑफ r को log ऑफ b के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं, तो ये हमारा y एक्सिस पे प्लॉट किया जाने वाला वैल्यू है y वेरिएबल का, ये x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो ये वैल्यू है x वेरिएबल की। तो हमने देखा कि log ऑफ r एंड log ऑफ b के बीच में जो रिलेशन है वो किसके साथ मैच हो रहा है बच्चों, y इक्वल टू mx प्लस c के साथ। तो y यानी log ऑफ r, x यानी log ऑफ b, c यानी log ऑफ k डैश, एंड m यानी स्लोप यानी क्या है y। तो जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन मिलेगा। तो ये किसके लिए है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के लिए, ये किसके लिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के लिए। ऐसा ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसने जो भी एंगल तैयार किया है, इसने जो भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल तैयार किया है, हम उसका tan थीटा लेंगे। tan थीटा लिया तो हमें स्लोप मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा, m मिलेगा। m मिलेगा मतलब हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, y की, क्योंकि m किसके साथ मैच हो रहा है, y के साथ। m किसके साथ मैच हो रहा है, y के साथ। m की वैल्यू मिल गई मतलब हमें y की वैल्यू मिल गई, और y यानी क्या रहे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। तो इस तरह से मेथड ऑफ इनिशियल रेट का इस्तेमाल करके हम फ्रैक्शनल ऑर्डर भी रही तो एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं।
बराबर है। तो जनरली मेथड ऑफ इनिशियल रेट, ये जो टेक्निक है ऑर्डर निकालने की, ये कब एम्प्लॉय करेंगे हम, कब एम्प्लॉय करेंगे, जब हमारे रिएक्टेंट की पावर फ्रैक्शनल होगी। फ्रैक्शनल पावर निकालना मैथमेटिकली बहुत डिफिकल्ट जाता है, लेकिन ये स्लोप निकालना बहुत आसान है। तो जब मैं लॉग ऑफ आर को लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्लॉट करता हूं, तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा, वो स्लोप की वैल्यू ही डायरेक्ट क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट होगी। बराबर है। जब मैं लॉग ऑफ आर को लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के अगेंस्ट प्लॉट करूंगा, याद रखिएगा ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन सा है, इनिशियल वाला। तो व्हेन लॉग ऑफ आर इज प्लॉटेड अगेंस्ट द log of initial concentration of reactant, then graph obtained is always straight line, not passing through origin. पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो y इंटरसेप्ट है, वो y इंटरसेप्ट हमें किसकी वैल्यू देगा, log ऑफ k डैश की वैल्यू देगा, वेयर k डैश इज अ रेट कांस्टेंट ऑफ दैट सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये रेट कांस्टेंट ऑफ दैट सूडो ऑर्डर रिएक्शन है। k की वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, k डैश की। तो इस तरह से हम जितने भी रिएक्टेंट पर रेट डिपेंडेंट है, उन सब के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के लिए डिफरेंट रेट्स क्या है वो मेजर करेंगे, और फिर लॉग ऑफ आर वर्सेस लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को प्लॉट करेंगे, और प्लॉट करने के बाद जो ग्राफ मिला है उसका स्लोप tan थीटा यानी m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो भी आएगी वो फ्रैक्शनल आएगी, इंटीग्रल आएगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट। तो इस तरह से हम मेथड ऑफ इनिशियल रेट का इस्तेमाल करके भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो मेथड ऑफ इनिशियल रेट एक्चुअली इनिशियल आइसोलेशन मेथड का ही एक एप्लीकेशन है। कब यूज़ करेंगे हमें, जब ऑर्डर हमारी फ्रैक्शनल होगी। लेकिन हमारे सिलेबस में जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो इंटीग्रल ऑर्डर पे ही पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इसलिए हमें आइसोलेशन मेथड का ही असल में यूज़ करना है। मेथड ऑफ इनिशियल रेट का हमें यूज़ करने का काम नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों, कोई डाउट अभी इसमें?